cash flow is something that is going out. Reverse cash flow is the cash that is coming to you automatically. हाई इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों अलग चीज है। तो आ तो 1.5 लाख रहा है, कहने के लिए तो वो सैलरी अच्छी है, लेकिन आपका रिटेन तो कुल 10,000 ही हो रहा है। आजकल ये नो कॉस्ट ईएमआई का सिस्टम बहुत चल रहा है और यही तो सबसे बड़ा बिहेवियर ट्रैप है जिसमें सब फंसते जा रहे हैं। मैं उनको बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए 3 अकाउंट सिस्टम फॉलो करने के लिए बताता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि मैं अपने आने वाली सैलरीज को अभी से ही लॉक कर रहा हूँ। FinVision. Yes, decision. पापा, आजकल की जनरेशन के बारे में मुझे एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। कौन सी बात उद्यन? जितना मैंने अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो मिसमैच चल रहा है इनकम और फाइनेंशियल रियलिटी के बीच में। ओके, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व करा है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में आजकल इस जनरेशन में 12 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख इनकम बहुत आम बात हो गई है। बिल्कुल। पर मैंने ऑब्जर्व करा है कि हर महीने के 25th आते आते सब ब्रोक हो जाते हैं। ब्रोक हो जाते हैं या ब्रोक होने की एक्टिंग करते हैं? नहीं पापा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने ये सुना है कि सैलरी अकाउंट में आती नहीं, लेकिन ये ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल पहले ही दरवाजे में खड़ा रहता है। यस, आजकल की जनरेशन पे चेक टू पे चेक जीती है और इस पे चेक टू पे चेक जीने को ही उन्होंने नॉर्मल लाइफ समझा हुआ है। पर सच तो ये है कि इन सब ने फाइनेंशियल इग्नोरेंस को एक नया नाम दिया हुआ है, जिसको वो स्ट्रेस में जीना कि लास्ट के 5-6 दिन स्ट्रेस में जीना इज नॉर्मल। जी, वो गलत है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से मुझे समझना था कि असली में ये रूट प्रॉब्लम है कहाँ पे। रूट प्रॉब्लम ज़्यादा अर्निंग में नहीं है, वो है अर्निंग होते हुए भी पैसे को मैनेज ना करना, पैसे को रिटेन ना करना और पैसे को सेव ना करने में प्रॉब्लम है। तो स्पेंडिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम है, अर्निंग में प्रॉब्लम नहीं है। हाय, आई एम उद्यन और मैं हूँ कर्नल संदीप महलवार। और आप सबका हम स्वागत करते हैं फिनविजन के एक और प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग वीडियो में। पापा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बिलीफ है कि लोगों को लगता है कि अगर सैलरी डबल हो गई तो उनकी फाइनेंशियल टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकम और कैश फ्लो दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जी, तो आपने इनकम पे ही नहीं, अपनी कैश फ्लो पे ध्यान देना है, और कैश फ्लो इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनरली लोग इनकम और फाइनेंशियल हेल्थ को सेम समझते हैं। तो एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ आता है? दोनों ही तो अलग चीज़ें हैं। जो इनकम है, जो आपकी जो सैलरी आ रही है या इनकम आ रही है, वो इनपुट है। जी, लेकिन उसके बाद कुछ आउटपुट भी होंगे। उसके बाद जो बचता है उसको कैश फ्लो बोलते हैं और वो इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन आप 1.5 कमाते रहे हो, उसमें 40-50 हज़ार का रेंट जा रहा है। जी, 40-50 हज़ार रुपये की आपकी ईएमआई हो गई जी, और 40-50 हज़ार रुपये आप जो है अपनी लाइफस्टाइल में खर्च कर पा रहे हो। हाँ जी, तो आपके पास बचा कितना? मुश्किल से 5-10 हज़ार। जी, तो आ तो 1.5 लाख रहा है, कहने के लिए तो वो सैलरी अच्छी है, आपका 18-20 लाख का पैकेज है, लेकिन आपका रिटेन तो कुल 10,000 ही हो रहा है। जी। तो दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो 1.5 लाख कमाते हुए भी अगर आपके 5-10 हज़ार ही बच रहे हैं तो फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन तो नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोले, हाई इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों अलग चीज़ है। बिल्कुल। देखिए, इनकम आपका इनपुट है जी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है भी आपकी लायबिलिटीज़ कितने, आपका उसमें खर्च कितना हो रहा है लाइफस्टाइल में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उसके बाद जो बचता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जी, अगर उसमें से आप 5-10 हज़ार ही बचा पा रहे हैं तो 5-10 हज़ार ही है समथिंग दैट इज़ गिविंग यू सिक्योरिटी, क्योंकि बाकी तो आपकी लायबिलिटीज़ हैं। 1.5 लाख आए, 1,30,40 हज़ार चले गए, तो बचे 10 हज़ार। वो 10 हज़ार से ही आप प्ले कर सकते हो। 10 हज़ार ही आपके जो है फ्यूचर में कोई नीड हुई या आपकी जो सेविंग्स है वही है। यस, अभी इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड्स हैं, अमन और राहुल। अमन है, उसकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन उसका जो डेट टू इनकम रेशो काफ़ी हाई है, तो ज़्यादातर अमाउंट तो उसकी लोन्स वगैरह में चली जाती है, रेंट में चली जाती है, और उसने लाइफस्टाइल भी अपनी हाई की हुई है, वो सारा खर्च हो जाता है और मुश्किल से महीने में 10 हज़ार भी नहीं बच पाते। और दूसरा राहुल है, जिसकी इनकम कुल 80 हज़ार है, लेकिन उसके पास ना तो कोई ईएमआई है और वो सिंपल लिविंग में विश्वास करता है, और उसकी 30 हज़ार रुपये की एसआईपी जा रही है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप बताइए, इन दोनों में से फाइनेंशियली बेटर कौन है? ऑब्वियसली इसका आंसर राहुल ही है, क्योंकि
अमन ज्यादा कमा कर भी सेव बहुत ही कम कर पा रहा है इन कंपैरेटिवली टू राहुल। एब्सोल्युटली। तो अमन की इनकम राहुल से ऑलमोस्ट डबल है, हाँ जी। लेकिन उसकी जो नेट रिटेन्ड अमाउंट जो है कुल 10,000 ही है। हाँ जी। राहुल की 80 ही कमा रहा है, उससे आधी मंथली इनकम है, उसके खर्चे कंट्रोल है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, अपनी हैबिट्स को अच्छी तरह रखा है और वो 30 उसमें से भी बचा पा रहा है। जी। तो एट द एंड ऑफ द डे 5-7 साल में राहुल भी मच अहेड ऑफ अमन अमन। डिस्पाइट अर्निंग लो। यस। और ये जो ज़्यादा कमा के ज़्यादा खर्च करने वाले को आपकी मतलब सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे बोल देते हैं, इसी को लाइफस्टाइल ट्रैप बोलते हैं और उसी में हम फंसते चले जा रहे हैं, स्पेशली द यंगर जनरेशन। जी। क्योंकि सोशल मीडिया का काफ़ी रोल है, एक दूसरे को कंपैरिजन ईजी है, फ़ोटो शेयर करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से स्पेशली हमारा लाइफस्टाइल ट्रैप में हम सारे यंगस्टर्स खासकर, हालांकि हम सब भी हैं, हमारी एज वाले भी हैं, इसको लाइफस्टाइल ट्रैप बोलते हैं। जी। तो मेरा अगला सवाल है कि ईएमआई, रेंट और इंश्योरेंस जैसे बड़े एक्सपेंसेस को लोग जनरली ट्रैक कर लेते हैं क्योंकि वो विजिबल होते हैं, बट ये छोटे एक्सपेंसेस का आई गेस कोई ट्रैक नहीं रख पाता, तो वो रियलाइज नहीं कर पाते कि उनके अकाउंट में तो वैसे 15,000 बचने चाहिए थे, बट रियलिटी चेक देखे तो 2,000 ही बचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये लीकेजेस जनरली उन जगहों पे होते हैं जिनको हम माइक्रो ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और उनको इग्नोर करते रहते हैं। इन सभी को हम पर्सनल फाइनेंस की भाषा में टर्माइट एक्सपेंसेस यानी कि दीमक वाले खर्चे बोलते हैं। दीमक वाले खर्चे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। क्या इसका मतलब यही है कि ऐसे खर्चे जो हमारे पैसे खा जाते हैं बट हम उसको ट्रैक भी नहीं कर पाते? बिल्कुल। आजकल जो है सब कुछ सब्सक्रिप्शन, सब कुछ यूपीआई के थ्रू हो जाते हैं। इनिशियली आपको देंगे वो कि भैया 15 दिन तक आपकी ये सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसके बाद में इन केस यू डोंट कैंसिल इट विल बी चार्जेबल। जी। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं और हम उनको टैप करके फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड एट टाइम्स ये होता है कि वो जब उसका फ्री सब्सक्रिप्शन पीरियड निकल जाता है तो उसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे 100 रुपये, कहीं 200, कहीं 400। जी। तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और आप ट्रैक भी नहीं रख पाते हो, हाँ जी। उसको यूज़ भी नहीं करते हो एट टाइम्स सर्विसेज को। यस। एंड वो धीरे धीरे वो ऐसे कई सारे खर्चे चले जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ खुद हुआ था, नेटफ्लिक्स पे एक दिन मूवी देखनी थी लास्ट ईयर, तो उसने मूवी के लिए वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा यूपीआई के लिए। उसमें था कि 1 महीना फ्री एंड देयर आफ्टर इट विल बी चार्ज एट 149। तो मूवी तो वो भी पूरी नहीं देखी थी, लेकिन ले लिया। उसके बाद उसको ट्रैक नहीं रखा, तो 1 साल के बाद रियलाइज़ किया कि वो तो हर महीने कटे जा रहे हैं। तो इन्हीं को ये छोटे छोटे खर्चे हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़ जाते हैं। अगर साल भर में देखेंगे तो कई हज़ार लोगों के पैसे जा रहे होते हैं सब्सक्रिप्शन विदाउट रियलाइजिंग इट एंड विदाउट यूजिंग देम एक्चुअली। वाओ, ऑनेस्टली मैंने कभी इन सब्सक्रिप्शंस का एनुअल इम्पैक्ट के बारे में कभी सोचा नहीं। ये देखने में तो ये अमाउंट मंथली बहुत छोटा लगता है, बट आपने जैसे कहा कि ये एनुअली बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। Correct. तो आज से मैं इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना स्टार्ट करूँगा। देखो आपका नेटफ्लिक्स का ही है, 150 रुपये महीना जाते हैं, 149 के करीब। जी। अगर साल भर में देखें तो 12 किस्त चली गई, 1800 रुपये हो गए। ये नेटफ्लिक्स का है। ऐसे ही हो सकता है आपका डोमिनोज का हो, हाँ जी। 100-150 रुपये में डोमिनोज में प्रायोरिटी वाला जो भी होता है वो मिल गया। ऐसे ही आपका जो है अमेजन वगैरह का होता है, अमेजन प्राइम वगैरह, हाँ जी। वो 100-200 रुपये जाते हैं, लेकिन साल में अगर उसको 8-10 को इकट्ठा करेंगे तो तकरीबन 2-3 हज़ार हो गए और साल भर में 30-40 हज़ार आराम से हो जाते हैं। और इसके साथ साथ होता है दूसरा, एक जो है आजकल के यंगस्टर्स को चाहिए सब कुछ कन्वीनियंस में चाहिए, लेकिन कुछ भी तो फ्री नहीं आता, तो वो कन्वीनियंस टैक्स भी पे करते रहते हैं। कन्वीनियंस टैक्स, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं होता? देखो गवर्नमेंट टैक्स होते हैं जो आपको इनकम जो आ रही है उस पर जो भी सैलरी आ रही होती है उसमें जो टैक्स लगता है जी। वो आपका इनकम टैक्स में चला जाता है, वो गवर्नमेंट का टैक्स है। बट ये मैं बात कर रहा हूँ एक नए टैक्स की जो आपकी यंगस्टर जनरेशन, जो आपकी यंग जनरेशन पे कर रही है, वो कन्वीनियंस टैक्स। ऑफिस से आए, हाँ जी। थोड़े से इनकन्वीनियंट अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह सोचा कि 400-500 रुपये की एक प्रीमियम टैक्सी बुक कर लेते हैं, वो कर ली। घर आए, यस। तो भूख कम लगी है, तो पेरेंट्स ने पूछा कि भाई खाना बना दें, या अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो खाना बना के खा लें। नहीं यार, छोड़ देते हैं। फिर रात को थोड़ा सा लेट तक पढ़ते हो तो ज़ोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, 400-500 रुपये उसमें चले गए। तो इसी चीज़ में कन्वीनियंस की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करते रहते हो।
ऑनेस्टली मुझे तो अब लगता है कि हमारी पूरी जनरेशन एक ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि हम जनरली ये 300-400 रुपए को इनसिग्निफिकेंट मान के इग्नोर कर देते हैं। यस, देखो 300-400 जब जा रहा होता है तो इनसिग्निफिकेंट लगता है, जी लेकिन एक दिन आपने टैक्सी ली, अगले दिन खाना मंगा लिया रात को, ऐसे ही अगर आपने 3-4 बार कर लिया, 400-500 रुपये 4 बार में हो गए, वीकली आपके तकरीबन 1600 से 2000 हो गए, हाँ जी, महीने में कितने हुए? तकरीबन 7 से 8000। यस अगर साल भर में देखो तो अराउंड 80-90,000 हो गए। Yes. तो ये आपने कन्वीनियंस टैक्स ही तो पे किया। वेट सीरियसली 80 to 90,000 कन्वीनियंस ऑफ फूड डिलीवरी में? यस, सच तो यही है। जब आप ये अमाउंट मुझे बताते हो तो मुझे ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील होता है। अभी आप इसको समझने के लिए मैंने 80 to 90,000 बोला। जी अभी आप इस कन्वीनियंस के लिए अगर साल भर आपने इकट्ठा नहीं किया होता तो क्या आप किसी रेस्टोरेंट को या किसी ऐप को 80-90 हज़ार रुपये दोगे फॉर दैट कन्वीनियंस? सोचोगे कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अमाउंट तो मैं इन चीज़ों के लिए तो पे नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो मैं या तो कोई इंटरनेशनल ट्रिप ले लूँ या तो उससे इन्वेस्ट कर लूँ। यस, 80-90,000 में आप अच्छी सी ट्रिप भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस भी अच्छा हो सकता है। अपने कैश फ्लो को अच्छा करने के लिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंशियली अवेयर होना है और अपनी हैबिट्स को सही रखना है। तो वहाँ मेरा अब अगला सवाल है कि मैंने आजकल बहुत ऑब्जर्व करा है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ये जो स्टोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, उधर आजकल ये नो कॉस्ट ईएमआई का सिस्टम बहुत चल रहा है एंड ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मान लो अभी जब मैं रिसेंटली फ़ोन लेने गया था तो मैंने ऑब्जर्व करा कि फ़ोन 1 लाख का मिल रहा है बट उसमें 8,000 मंथली नो कॉस्ट ईएमआई पर भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यही तो सबसे बड़ा बिहेवियर ट्रैप है जिसमें सब फंसते जा रहे हैं। और टू एडिट ऑन, कंपनियां क्या करती हैं कि आप अगर कैश डाउन खरीदोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप ईएमआई वाली स्कीम में खरीदोगे नो कॉस्ट ईएमआई पे तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट भी मिल जाता है 1,000-2,000 का। हाँ जी। ये भी देखा है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें सब फंसे जा रहे हैं, जिसमें कि जब आप 1 लाख का फ़ोन 8,000 की ईएमआई पे ले रहे होते हो तो आपके माइंड में सिग्नल जाता है 8,000 का ही तो है। यस, बहुत बार हुआ है। बहुत सस्ता लगता है। हाँ जी। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए इकट्ठे करके उसको लेने जाओगे तो आपको लगेगा यार इसके लिए 1 लाख इकट्ठा किया और तब जाके एक फ़ोन आया। यस, अभी होगा क्या? अभी आईफोन आया है इस साल वाला और आपने 8,000 की किस्त में ले लिया, जी। तो साल भर में वो आईफोन के पैसे जाएंगे और साल भर में फ़ोन अपग्रेड करने का टाइम आ जाएगा। तो हाँ आप जी। EMI टू EMI जीते रहते हो और अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करते रहते हो। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है और सब उसमें फंसे जा रहे हैं, स्पेशली दी यंगस्टर्स। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि मैं अपने आने वाली सैलरीज को अभी से ही लॉक कर रहा हूँ? एब्सोल्युटली, और इसी को कैश फ्लो कहते हैं कि आपने फ़ोन लिया, जी वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। 1 लाख रुपए का फ़ोन लोगे, साल 6 महीने उसको बेचने जाओगे, वो 1 लाख का तो नहीं बिकेगा, वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो बाय द टाइम यू यूज़ इट एंड यू आर एंड ऑफ द EMIs, इट्स वैल्यू बिकम ज़ीरो। सिमिलरली कार में होता है, जी लोग कार लोन पे ले लेते हैं। 10 लाख की कार आपकी 20,000 की EMI पे आपने ले ली, अभी वो 5 साल तक वो EMI चलती रहती है यस, और EMI ख़त्म होते नहीं, आपको कार चेंज करने का टाइम आ जाता है। EMI टू EMI लोग जीते रहते हैं और इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और ये बैड कैश फ्लो का सबसे बड़ा एग्जांपल है। जी अब मुझे समझ आ गया कि असली में बैड कैश फ्लो किसे बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनना हो तो उसका कैश फ्लो कैसा दिखना चाहिए? देखो, उसको पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ काम करना चाहिए। तो जैसे वो आपने EMI दी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट में, तो EMI तो आप एप्रिशिएटिंग एसेट में भी दे सकते हो। जी जैसे कि आप उसकी मान लो आप SIP कर लो, 8-8 हज़ार EMI दे के आपने फ़ोन लिया है, जो कि 1 साल बाद ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। वो 8,000 की SIP भी तो कर सकते हो। तो आपने SIP की, वो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत होगी वो कॉर्पस बढ़ा हुआ मिलेगा। यस, आज की बजाय अगर 10 साल बाद यूज़ करोगे तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ जाएगी। या तो एक वो चीज़ है। दूसरा है, उसमें आप घर भी ले सकते हो क्योंकि घर की वैल्यू बढ़ती है। यस, जिस घर में रह रहे हो उसमें कम से कम किराया आपको बचेगा और घर की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो भी आपको कल को रेंट देना स्टार्ट करेगा। तो वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। तो एप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसे लगाओ। अगर आप EMI ले रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें के लिए लो, एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए लो। पॉजिटिव चीज़ों के लिए लो जो एप्रिशिएट करती हैं जी और जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देती हैं। ओके, प्रॉब्लम और उसके कॉजेस तो समझ आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल सैलरीड पर्सन इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है?
और इसी के लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपनी विल पावर पे ज़्यादा भरोसा ना करके ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ज़्यादा विश्वास करके मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आपके पास अगर विल पावर कम है और आपके पास मोटिवेशन कम है टू इन्वेस्ट और डिसिप्लिन कम है, उनके लिए मैं उनको बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए 3 अकाउंट सिस्टम फॉलो करने के लिए बताता हूँ। 3 अकाउंट सिस्टम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। असली में होता क्या है ये? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपके जो है टर्माइट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, दीमक की तरह आपके पैसे निकल जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू ट्रैक, तो उन्हीं सब लोगों के लिए मैं एक 3 अकाउंट सिस्टम बताता हूँ। जैसे कि आपका एक अकाउंट हुआ जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, दूसरा अकाउंट रखो आप जो भी सैलरी आ रही है महीने के उसमें एक उसको अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दो इन 2 अदर अकाउंट्स। एक दूसरा अकाउंट होगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट और तीसरा अकाउंट होगा आपका नॉर्मल जो आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते रहते हैं, एक को एक्सपेंस अकाउंट रखो। तो जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में सैलरी आई, मान लो 1 लाख रुपए, तो आपने प्लान किया कि मैं मिनिमम 20% तो मैं आपको सेव करूंगा फॉर योर फ्यूचर नीड्स, यस, एंड 60 to 70% विल गो ऑन दी रनिंग एक्सपेंसेस। तो आपने जो इनकम आई उसमें से जो आपने डिसाइड किया है 20 है या 30% है, वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जी, और जो बचा कुचा है 60-70 हज़ार रुपये वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया इनटू दी नॉर्मल एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले तो इन्वेस्ट हो गए, वहाँ से आपकी SIP चली गई, महीने में 2 बार जा रही है, 4 बार जा रही है, आपने SIP कर दी, या कहीं और इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे जो EMI वगैरह भी वहाँ से चली गई। हाँ जी, जो तीसरा अकाउंट है जो एक्सपेंसेस का अकाउंट है, उसमें आपने जो अमाउंट डाले उसी अकाउंट से जा रहे हैं। जो पहले अकाउंट है वो UPI से लिंक नहीं है, जो UPI के सारे पेमेंट है आपके वो थर्ड अकाउंट से जो एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट है वहाँ से जा रहे हैं। ओके, तो इसमें आपने क्या किया, वो तीनों को अलग अलग बकेट में डाल दिया हाँ जी, और वो अलग अलग एक्सपेंड होगा। तो जब जैसे आपके एक्सपेंसेस अकाउंट के आपके पास मैसेज आते रहेंगे कि भाई अब तो 5,000 ही बचे हैं, 20 तारीख को मैसेज आया कि भाई 5,000 बचे हैं, तो आपके माइंड में सिग्नल जाएगा कि भाई तो अगले 10 दिन मैंने 5,000 में निकालने। यस, देखिए अगर एक कॉमन पूल अकाउंट रखते हैं तो उसमें से स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन जितना आपने प्लान किया है उससे ज़्यादा भी एक्सपेंसेस होते रहते हैं, क्योंकि आपको दिखते रहते हैं एक्सपेंस होते रहते हैं। यस। तो इसके लिए आप जो है 3 अकाउंट खोलिए। लेकिन एक सेकेंड, आपने मुझे अभी बोला कि UPI और कार्ड्स को अकाउंट से लिंक नहीं करना, फिर मैं अपने खर्चे कैसे करूँगा? तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो आपका जो इनकम अकाउंट है और जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जी, उनको आपने UPI से कनेक्ट नहीं करना है। जो UPI से कनेक्ट करना है आपने जो आपका एक्सपेंसेस वाला जो अकाउंट है ओके, उसको आप UPI के थ्रू यूज़ करिए, क्योंकि वो तो है ही एक्सपेंसेस के लिए। जी, तो जो इनकम वाला अकाउंट है और जो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है उसको केवल आप इन्वेस्टमेंट में रखें, एक्सपेंसेस वाला अकाउंट तीसरे वाला है। ओके। ऑल्दो इसका मुझे स्ट्रक्चर तो लॉजिकली समझ आ गया है, हाँ बट सैलरी आने के बाद क्या आप मुझे इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्टेप्स बता सकते हो? बिल्कुल। मान लेते हैं आपकी फर्स्ट को सैलरी आती है, जी, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आई, हाँ जी, तो वो सैलरी में से आपने डिसाइड किया कि 60,000 इज़ माई मंथली एक्सपेंडिचर, ओके, और जिसमें मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, कोई EMI है या कोई इंश्योरेंस की किस्त जा रही है उसमें जा रही है, और घर का खर्चा भी उसी में चलाना है। तो मैंने 60,000 तो ट्रांसफ़र कर दिए एक्सपेंसेस अकाउंट में, यस, और मैंने डिसाइड किया कि मैं 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूँगा ओके, या सेव करूँगा, तो 30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे, एक्सपेंसेस से आप उसका UPI के थ्रू या ऐप के थ्रू कुछ भी पेमेंट करते रहोगे, हाँ जी, एंड उसमें आपको ट्रैक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको रहेगा ना कि मैंने जो है 60,000 में ही पूरा महीना चलाना है। अगर 20 तारीख तक आपको लगेगा कि 4-5 हज़ार ही बचे हैं, तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड, लेस, you have to plan your expenditure of only 5-7,000 in next, only with the 5,000 for the next 10 days. वाह, ये तो मुझे बहुत जेन्युइनली अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। बिल्कुल, और यही ऑटोमेटेड सिस्टम है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। इससे आपके जो है इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इमोशंस टोटली अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उसका एंड गोल क्या होना चाहिए या फिर डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन होती है जो आपकी वर्किंग, आप अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए आप अपना टाइम और लाइफ दे रहे हो। हाँ जी, आपका अल्टीमेट एम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। जी, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना है। ओके, तो आपने पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ
स्टेप लेने हैं कि जो वो स्टेप लेने हैं जिससे आपका पॉजिटिव कैश फ्लो बन जाए। ये सब करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट ए रिवर्स कैश फ्लो, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं, और वही आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने में आपकी मदद करता है। रिवर्स कैश फ्लो, ये तो काफ़ी पावरफुल वर्ड लग रहा है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल ट्रेडिशनल कैश फ्लो? कैश फ्लो इज समथिंग दैट इज गोइंग आउट, जी, जो आपका नॉर्मल होता है हाँ जी, कि भाई यहाँ पैसे जा रहे हैं मेरे इतना इतना, दैट इज द फ्लो। रिवर्स कैश फ्लो इज द कैश दैट इज कमिंग टू यू, द इनकम दैट इज कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। मान लीजिए आपने यंगर डेज में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, मान लीजिए आप 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते रहे, जी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिल्ड अप टू ए गुड कॉर्पस यस, एंड crores and rather many crores या, over a period of time। अभी उस जब वो कॉर्पस हो गया, वहाँ से आप SWP के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो, यस, या बैंक में आपने FD डाली तो बैंक में से इंटरेस्ट भी आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स कैश फ्लो। वो ऑटोमेटिकली कॉर्पस से आपके आता रहेगा, आपकी लाइफ और आपकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने में आपको मदद करेगा। इसके लिए आपने कोई काम नहीं करना है, कहीं पे जॉब नहीं करनी, वो कैश फ्लो ही आपकी पूरी ज़रूरतें को पूरा कर देगा। अच्छा, तो इसका मतलब वही है कि जो मैं एसेट सालों तक बिल्ड करूंगा, वही इनडायरेक्टली मेरा इनकम सोर्स बन के काम किए बिना मुझे कैश फ्लो जनरेट करके देंगे? बिल्कुल, जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में SIP की है, जब तक आप काम करते रहे, कमाते रहे, तब आप इन्वेस्ट करते रहे, और उसके बाद में यू हैव पुट इट इनटू सेफर एसेट्स, यस, लेस वोलेटाइल एसेट्स, और वहाँ से आपको मंथली आपने SWP कर रहे हो, या आप जैसे बैंक में FD करते हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट स्कीम होती है, मंथली इंटरेस्ट लेते हो। सो वो आपकी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल को सस्टेन करने में वो मदद करता है। और यही अल्टीमेट एम होता है हम सबका कि भाई जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले, जल्दी से जल्दी इतनी पैसिव इनकम कर ले कि हमें एक्टिव जॉब करने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइफ को जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और वही एक्चुअल फ्रीडम होता है। बेसिकली आप यू स्टार्ट लिविंग एज अर्ली एज पॉसिबल एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने किसी की नौकरी नहीं करनी, कहीं पे जाना नहीं है काम करने के लिए, आप काम पैसे कमाने के लिए ना करो, इच्छा से करो, अपनी फ्रीडम हो कि आप क्या करना चाहते हो, किस दिन करना चाहते हो, किस टाइम पे करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। दैट राइट टू डू और डू व्हाट यू वांट शुड बी विद यू, नॉट विद द एम्प्लॉयर। वही अल्टीमेट एम होता है लाइफ का, उसी को अचीव करोगे आप जल्दी से जल्दी, इन केस यू फॉलो द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फॉर दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली अवेयर, जी, you have to take all steps of budgeting, then saving as much as possible, यस, and surviving within the limits, not getting into the social media comparison, social media lifestyle कि भैया एक दूसरे से कंपेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, क्योंकि जितना ज़्यादा सेव करोगे वही आपको फ्यूचर में काम करेगा, फ्यूचर में आपको वही लाइफस्टाइल देगा, वही टाइम देगा आपको। यस, नहीं तो आप कमाते रहोगे, काम करते रहोगे, इनकम भी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ते रहे तो कुछ सेव नहीं होगा। हाँ जी, तो अब एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट मोमेंट तक भी, इवन इन सीनियर एजेस, ओल्डर एजेस, यू हैव टू वर्क। ऑनेस्टली वाह, आज का कन्वर्सेशन मेरे लिए और मेरी जनरेशन के लिए एक रियलिटी चेक था। पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना एक आर्ट हो सकता है, लेकिन पैसे को मैनेज करना एक प्योर मैथमेटिकल साइंस है। जी, तो आपने चीज़ों में अवेयर रहना है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ध्यान देना है, और आपके जो लाइफ गोल्स हैं उन्हीं के लिए आज ही से प्लान करना है। उस अकॉर्डिंगली आपने अपनी लाइफ को, आज की लाइफ अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो फ्यूचर की लाइफ बेटर हो सकती है। यस, तो आज के लिए कल को इग्नोर ना करें, बेस्ट होगा आज भी जिए और कल के लिए इंश्योर करें। थैंक यू पापा। और दोस्तों, मिलते हैं अगले फिनविजन के एपिसोड में, जिसमें हम और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं तो गया अपना कैश फ्लो इंप्रूव करने। टिल देन, बाय।